स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें। इतिहास और भूगोल की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं, जिसमें अभी मैं क्लास 6 की किताब पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं प्राचीन इतिहास क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगा, मौर्य साम्राज्य। इसका एक पार्ट मैंने पहले से बना दिया, उसमें मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, स्थापना किसने की, ओके। और जो भी जानकारी थी फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिए। तो एक पार्ट इसका आ चुका है, ओके, मौर्य साम्राज्य का, और ये सेकंड पार्ट है आज मौर्य साम्राज्य का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का सेकंड पार्ट और देखते हैं आगे क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई बहुत मशहूर है, आपने सुना भी होगा। आखिरी लड़ाई, तो ये कलिंग की लड़ाई है और यही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी जैसी बताई गई है, ओके। स्टोरी के रूप में देखिए, कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए, ओके। तो जब ये सारी चीज़ें देखी अशोक ने, यानी अशोक हालांकि जीत गया था कलिंग के युद्ध में, लेकिन इतने लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध में, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो युद्ध के भयानक दृश्यों को देखकर एवं परिणाम को देखकर अशोक बेचैन हो उठा। ये देखिए, इसकी शक्ल देखिए, अरे नहीं, अशोक की शक्ल देखिए यहाँ पर, ये सम्राट था, ओके। तो अब ये चौंक गया कि इतनी मौत हो गई, अरे ये तो बहुत गलत हुआ। और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की, ओके। मन की शांति ढूंढने की कोशिश की, मेरे मन की शांति खो गई है। सोचने लगा, अरे नहीं, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। ये किसी ने बताया इसको, कोई पंडित है, देखिए। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में युद्ध ही नहीं करेगा, ओके। तो इसने तय कर लिया अशोक ने कि अब हम कलिंग के युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत हत्याएं होती हैं। पता नहीं कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देती हैं, पता नहीं कितनी पत्नियां अपनी पति को खो देती हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा निराश हुआ और अशोक ने युद्ध करने का निश्चय छोड़ दिया कि अब हम नहीं करेंगे। निश्चय कर लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे अब कभी भी जीवन में। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। यानी कि अब युद्ध का जो काम था, युद्ध छोड़ दिया अशोक ने और लोगों की भलाई करने लगा, उसी में अपनी खुशी ढूंढने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबों की मदद कर रहा है और यहाँ कुछ आश्रम वगैरह भी बना है लोगों के रहने के लिए। उसने स्तंभ भी बनवाए, उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए, ओके। ये देखिए, ये अशोक स्तंभ है और ये देखिए शिलाओं पर उसने कुछ लिखवाया है अपने संदेशों को। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। अशोक का धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं, ओके। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। यानी कि अशोक का धर्म, जब हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म तो उसको बोलेंगे अशोक का धर्म, क्योंकि धर्म को पाली भाषा में धम्म ही कहते हैं। फिर है अशोक स्वयं में, ये देखिए, अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उनकी बातों पर ध्यान दे सकें। यानी खंभे लगवाए, स्तंभ, और उन पर अपना संदेश भी लिखवाया। उसने यह संदेश लोगों की बोल चाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाया, ओके। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो स्तंभ लेख हैं उसमें किस भाषा का यूज़ किया गया है, यानी किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत भाषा में। यानी कि ये लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी।
चट्टानों व खंभों पर यानी स्तंभ पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातों को जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये अपना संदेश लिखता है किसी स्तंभ पर। ओके, इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया। ये संदेश है अशोक का। अशोक खुद कहता है कि हमने बहुत सारा युद्ध किया है और युद्ध में देखा कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है युद्ध के बाद। मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ यानी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पत्थरों पर खुदा करके ही लिख सकते हैं, ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचे, धर्म को फैलाने की बात सोचे। ओके, उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। यानी अशोक के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अधिकारी थे उन्हीं को कहा जाता था धम्म महामात्र। उनका काम था कि वो गांव-गांव नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं, यानी कि अशोक का संदेश फैलाएं। आइए अशोक का एक संदेश पढ़ें। ओके, अब देखिए उसने संदेश में लिखा है, यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना। यानी अशोक का मानना था कि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ये देखिए सांची का स्तूप दिया है, ये आप देख सकते हैं, अशोक के समय का बना हुआ है। फिर है, आपको यह भी जानना चाहिए, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण उसे महान कहा जाता है। हालांकि शुरुआत में उसने युद्ध का मार्ग अपनाया था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, तो क्या किया उसने? शांति का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जन कल्याण की भावना लोगों के अंदर जागृत की, इसलिए इसको महान कहा गया। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक है, चर्चा कीजिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब बेसिक जीएस आपका इससे स्ट्रांग होता है, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें ज़रूरी हैं। तो महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। इनको अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ओके, इनको कहा कि तुम जाओ श्रीलंका में प्रचार प्रसार करो शांति और अहिंसा का। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति कहते हैं। तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, इसको ध्यान में रखिए। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, ये जो धार्मिक स्मारक मैंने अभी आपको दिखाया था, सांची का स्तूप, बौद्ध विहारों यानी भिक्षुओं के रहने का स्थान, इन सभी का निर्माण भी करवाया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने करवाई थी, अभी आपको मैंने दिखाया ही। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। ओके, शुरुआत में ही मैंने लेसन जब पढ़ाया था आपको बताया था कि जो आपका सिक्का होता है उसमें 4 सिंह बैठे रहते हैं पीठ से पीठ सटा करके, तो वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से उसको लिया गया था। फिर है, विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ। मतलब इतना उदार शासक आज तक नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत में इसने भी युद्ध का मार्ग अपनाया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उदार हो गया। फिर यहाँ एक खास जानकारी दी हुई है जो आप सभी को रट लेना है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई। ओके, दूसरी
कालाशोक के समय में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, तीसरी मैंने बताया अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होता है, कनिष्क। ओके, ये आगे शासक बनेगा तो उसके समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है। इसको ध्यान रखना क्योंकि यह स्थान अक्सर पूछ ले आते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई। हालांकि इसमें कब नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि किसके शासनकाल में हुई। फिर यहाँ पर अशोक का साम्राज्य यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा मानचित्र में। ओके, मौर्य साम्राज्यकालीन भारत, कहाँ कहाँ पर अशोक का साम्राज्य स्थापित है, ये देखिए पूरा, यानी कि लगभग संपूर्ण भारत पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये देखिए, तो इसमें इस पेज में कुछ है नहीं। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। बहुत अच्छी बात कही। जिस राज्य में वंशानुगत शासन प्रणाली होती है, मतलब राजतंत्र होता है कि बेटा राजा बनेगा, फिर वो जब मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, जहाँ ये सिस्टम होता है तो वो राज्य तभी तक मजबूत रहता है, तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक शासकों की जो कड़ी है वो मजबूत रहती है, यानी योग्य उत्तराधिकारी आते रहते हैं। जैसे कोई अयोग्य उत्तराधिकारी आएगा फिर वो सिस्टम बिगड़ जाएगा और राज समाप्त हो जाएगा। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी के कारण, यानी अशोक तो एक प्रकार से महान शासक था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो आए वो बहुत दुर्बल थे। इस कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, यानी दूर दूर के जो प्रांत थे मगध के अंतर्गत आते थे, वह अब अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य का शक्ति कमज़ोर होती गई। ओके, साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ये मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की? इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। तो पांड्य दक्षिणी छोर पर था एकदम भारत के, चेर केरल में था, कोरोमंडल तट पर चोल था। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है। ओके, एक प्राचीन साहित्य है तमिल भाषा में, संगम साहित्य, उसी से जानकारी मिलती है चेर, चोल और पांड्य के बारे में, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इसने इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पाठ इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। मैं बार बार उसको पाठ पढ़ रहा हूँ। तो बस यही था। और फिर इसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट दी हुई है, कब से कौन शासक रहा, कब से कब तक किसका शासनकाल रहा। बट ये कहीं जाता नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये देखिए, मौर्य वंश सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने स्थापना की 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। यहाँ पर आपको वर्ष लिखना है कि कितने वर्ष हो गए। बिंदुसार इसके बाद शासक बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर अशोक ये बनता है 273 से 236 ईसा पूर्व तक शासन करता है। फिर इसके बाद अंतिम शासक आता है बृहद्रथ। ये कब से कब तक शासन करता है यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। एक छोटी सी चीज़ और दी हुई है, राजदूत किसे कहते हैं। तो राजा का दूत जो होता था उसी को राजदूत कहते हैं। ये दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में जाता था। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये 7वां चैप्टर था और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।